तो बच्चों आज जो हमारा विषय है वो है स्वर और व्यंजन। व्याकरण के अंतर्गत आज हम स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर और व्यंजन पढ़ने से पहले हम आज जिन बिंदुओं पर बात करेंगे वो है भाषा, भाषा के रूप, वर्ण, वर्ण के भेद, स्वर, स्वर की मात्राएं, स्वर और उसके भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, आयोगवा, अनुनासिक स्वर, और फिर व्यंजन और उसके भेद में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उसके बाद हिंदी वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और व्यंजन गुच्छ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। समाज में रहने के कारण उसे अपने बातों को आदान प्रदान करना पड़ता है। वह अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करता है भाषा के माध्यम से। अतः मनुष्य ही वो जीव है जिसको भाषा का आदान प्रदान करने के बिना वह नहीं रह सकता है, और अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसे भाषा का सहारा लेना ही पड़ता है। भाषा शब्द संस्कृत की भष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। इस तरह भाषा की परिभाषा हुई, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात को बोलकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों को व्यक्त करता है। इस तरह से भाषा के दो रूप हो जाते हैं। जब वो लिखकर व्यक्त करता है तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है, और जब वो बोल करके अपनी बात को कहता है तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा, ये लिखित भाषा ही सार्थक एवं मानक भाषा है। भाषा की इकाई, जो मौखिक इकाई है वह ध्वनि है, और लिखित भाषा की जो इकाई है वह वर्ण है। तो इसी तरह हम वर्ण के अंतर्गत आज हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को जानेंगे। वर्ण क्या है? भाषा बनती है शब्द से, शब्द बनता है वर्णों से। अब वर्ण किसे कहते हैं? बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है, जैसे अ, क, म, च आदि। यानी कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगर वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में रख दिया जाए तो वह वर्णमाला कहलाती है। वर्गों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाती है, और इस तरह अगर सभी वर्णों को एक क्रम में रख दिया जाए तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। इसी वर्ण को अगर दो भागों में बांट दिया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के अंतर्गत वे आती है आ, ई, उ, री, ऐ, ओ और औ। इसके अलावा अंग और अह भी है इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि अयोगवाही कहलाते हैं। तो आगे हम इस के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। जो पहला वर्ण का जो पहला भेद है वो है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा इस प्रकार है: जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। कुछ विद्वान अंग और अह को भी स्वर वर्ण में ही मान लिया है। यदि हम देखें तो वास्तव में स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन कुछ विद्वानों ने अंग और अह को भी इसी के अंतर्गत मान लेने के कारण यह 13 हो जाती है। स्वरों के लिए कुछ मात्राएं भी निर्धारित की गई है जिससे कि वर्ण से शब्द बने। जैसे कि मात्राएं हैं स्वर की, अ की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा आ है,
जिससे बना बाजा। बाजा में आ की मात्रा जुड़ने से वह, और ज में आ की मात्रा जुड़ने से बाजा बना। ई, छोटी ई, जिससे कि दिन बनता है। बड़ी ई, जिससे लीची बनी। ल में बड़ी ई, च में बड़ी ई, तो लीची। उ, छोटा उ, स में छोटा उ, और न, सुन। उ, बड़ा उ, यानी कि द में बड़ा उ और र, दूर शब्द बना। री से ग में री की मात्रा लगा दी गई तो वह गृह, और ह जोड़ा गया तो वह गृह बना। प में एक की मात्रा जोड़ दी गई तो पे, और फिर र तो पेड़ बन गया। प में ऐ जोड़ा तो पै और र पैर बना। म में ओ की मात्रा तो मो, और र तो मोर शब्द बना। और प में औ जोड़ा गया तो पौ, और ध में आ की मात्रा जोड़ दी गई तो वह पौधा शब्द बना। इस तरह स्वरों की कुछ मात्राएं निर्धारित की गई है और ये मात्रा लगाने से कुछ हमारे सामने नए नए शब्द बन करके आते हैं। स्वर के 3 भेद माने गए हैं, वो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वरों के 3 भेद है और व्यंजन के भी 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थः व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो अब आगे हम लोग स्वरों के इन 3 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला भेद जो हम लोगों ने किया है वो है ह्रस्व स्वर। स्वरों का पहला भेद ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर है। दूसरा भेद है स्वर के दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर का जो तीसरा भेद है वह प्लुत स्वर है और इसकी परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। वर्तमान समय में प्लुत स्वर केवल प्रयोग केवल उच्चारण में ही किया जाता है और इसका उदाहरण है ओम। जब हम ओम को उच्चारण करते हैं तो एक जो हमारा उच्चारण में जो एक लंबाई आती है ओम, तो वो है प्लुत स्वर। तो इस तरह से स्वरों के 3 भेद हम लोगों ने जान लिया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन स्वरों में ही अंग और अ, इसको भी कुछ विद्वानों ने अलग किया है और इनको अयोगवा नाम दिया है, क्योंकि अंग अयोगवा के 2 भेद माने गए हैं इस तरह, अनुस्वार और विसर्ग। अब अयोगवा क्या है? अयोगवा यानी कि आ के योग के बिना ही ये शब्द बनता है और इसी को अयोगवा कहा गया है और अंग और अ इसके भेद माने गए हैं। अनुस्वार अंग का चिन्ह बिंदु है, जैसे संत, शांत, जंगल, पंखा, जंगल आदि। तो इसमें बिंदु का जो प्रयोग हुआ है वो अनुस्वार है। उसी तरह विसर्ग में वर्ण के सामने 2 बिंदु का प्रयोग किया जाता है, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, अतः, पुनः। और इसकी खास बात, विशेषता यह है कि इसके उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे अतः बोलते हैं तो ह का उच्चारण होता है, वास्तव में हम इसमें ह नहीं लिखते हैं लेकिन इसमें हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। इस तरह से स्वर की परिभाषा के साथ साथ हमने इसके 3 भेदों को भी जान लिया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और अयोगवा के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग को। तो बच्चों आगे हम लोग
और एक स्वर के बारे में पढ़ेंगे और वो है अनुनासिक स्वर। ये अनुनासिक स्वर क्या है? अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जो मुख और नाक से बोले जाते हैं, जिसको हम चंद्र बिंदु के माध्यम से हम दिखाते हैं। इसका उच्चारण नाक और हमारे मुख से होता है। जैसे आ में अगर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया और ख लिख दिया तो इसका उच्चारण हो गया आँख, यानी कि मुख और नाक से ही हमारा वह उच्चारण निकलता है। उसी तरह हंसना, ह में अगर हमने चंद्र बिंदु दे दिया तो हंसना, हाँ स्ना। ऊंट, ऊ में भी अगर हमने चंद्र बिंदु दे दिया तो उसका उच्चारण नाक और मुख से होगा ऊंट। तो इस तरह से कुछ वर्ण अनुनासिक स्वर भी माने गए हैं और इसका चिन्ह जो है वो है चंद्र बिंदु। और कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं जिसमें मात्रा लगाई जाती है, जिसके कारण जगह की कमी के कारण उसमें बिंदु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कुछ अनुनासिक के रूप में इसका प्रयोग, अनुनासिक वर्ण जो अनुनासिक जो है वो वास्तव में चंद्र बिंदु है, लेकिन जगह की शिरोरेखा में जगह की कमी के कारण उसका प्रयोग एक बिंदु के रूप में, अनुस्वार के रूप में भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं और क्यों आदि शब्द, मैं में वास्तव में चंद्र बिंदु है, लेकिन इसमें मात्रा दिया होने के कारण, जगह की कमी के कारण इसको बिंदु के रूप में दिखाया गया है। तो इस तरह से अनुनासिक स्वर को भी हम जान गए। तो हमने स्वरों को पढ़ लिया। अब कितनी अच्छी बात है, तुम देखो कि स्वर से भी कितना सुंदर एक कविता बनती है। उल्लू बोले आधी रात, उड़ रही पानी में नाच, एक एड़ी अभी दिखाओ, ऐनक पहन कर मत इतराओ। ओखली में कुत्या है धान, औरत करे बहुत से काम, री को भी भूलो ना, स्वर लड़ी की तोड़ो ना। तो इस तरह से देखो स्वर से कितनी सुंदर एक कविता बनी, और ये कविता को हम कविता की भांति भी बोल सकते हैं और इसको हम गा भी सकते हैं। अगर हम इसको एक कविता की भांति बोले तो देखो कैसे ये कविता बनेगी। अनार है लाल लाल, आम है पीला, इमली खाई मीठी खट्टी, ईख मीठा और रसीला। उल्लू बोले आधी रात, उड़ रही पानी में नाच, एक एड़ी अभी दिखाओ, ऐनक पहनकर मत इतराओ। ओखली में कुट्टा है धान, औरत करे बहुत से काम, री को भी भूलो ना, स्वर लड़ी की तोड़ो ना। तो इस तरह से इसमें अ से लेकर के री तक के सारे स्वर वर्ण आ गए हैं और एक सुंदर कविता के साथ साथ ऐसे गाने भी बन जाते हैं। तो देखा बच्चों किस तरह से स्वर के माध्यम से सुंदर कविता भी लिखी जा सकती है। तो अब वर्ण के अंतर्गत हम वर्ण का जो दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण को आगे हम जानेंगे और पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यानी कि हम जो भी वर्ण बोलेंगे उस वर्ण को बोलते समय हमारे मुख में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, तो ऐसे वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा गया है। और इसमें इन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की भी सहायता ली जाती है। जैसे क को बोलते समय एक तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ रही है, दूसरी और इसमें अ का भी उच्चारण हो रहा है। अगर हम इस क को अलग करते हैं तो आधा क है इसमें और आधा स्वर है, तब जाकर के ये क बनता है। तो इस तरह से क्या है व्यंजन वर्ण बनता है। जब हम व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो व्यंजन वर्ण इस प्रकार है क,
ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, द, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इसके अलावा कुछ संयुक्ताक्षर भी है, यानी संयुक्त व्यंजन भी है। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष, क्ष में दो वर्ण संयुक्त है, जुड़े हुए हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? वे है आधा क और श। आधा क और श मिलकर के क्ष बना और उससे जो बना शब्द है वो है अक्षर। यानी अक्षर लिखते समय क्ष में जो वर्ण प्रयुक्त हुए हैं वो है क्ष और उसमें दो वर्णों का योजन हुआ है। क्ष, अक्षर, निरक्षर, क्षमा आदि शब्द इस तरह से बने हैं। दूसरा है त्र। त्र में भी दो व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। एक वर्ण आधा है त और र, इन दोनों वर्णों के योग से त्र बना है। जैसे नक्षत्र, क्षत्रिय, क्षमा आदि शब्द बनते हैं। ज्ञ, ज्ञ यानी कि इसमें भी दो वर्ण है, आधा ज और ञ। ये दोनों वर्ण संयुक्त होकर के ज्ञ बना है और उससे जो शब्द बना है वो है ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान आदि जैसे शब्द। श्र, उसके बाद इसमें भी आधा श और र है जिसके संयुक्त होकर के श्र बना और उससे शब्द बनता है श्रवण आदि जैसे शब्द बनते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ण व्यंजन वर्ण के अंतर्गत व्यंजन वर्ण क से ह तक और इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र के बारे में भी जाना। अब व्यंजन को जानने के बाद अब इसके तीन भेद माने गए हैं। वो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, यानी कि इसके भी तीन भेद किए गए हैं। पहला जो भेद है वो है स्पर्श व्यंजन। अब आइए स्पर्श व्यंजन की परिभाषा जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने वर्णमाला के अंतर्गत क से ह तक क्ष, त्र, ज्ञ, श्र इन व्यंजनों को पढ़ा। इसमें से कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिसमें हमारी जिह्वा जो है मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो ऐसे व्यंजनों को एक वर्ग में रखा गया है और उस वर्ग का नाम है स्पर्श व्यंजन। क से लेकर के म तक ये सारे स्पर्श व्यंजन, ये 25 जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श यानी कि छूना, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर आती है, तो ये वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 है क से लेकर के म तक। दूसरा जो भाग है व्यंजन वर्ग के अंतर्गत वो है, इसके अलावा स्पर्श व्यंजन के कुछ उच्चारण स्थान भी निर्धारित किए गए हैं। कहाँ कहाँ ये स्पर्श करती है, जैसे कि क से लेकर अंग, ये क वर्ग के अंतर्गत आता है और ये सारे वर्ण जो है कंठ से निकलते हैं। च से लेकर के ञ तक ये च वर्ग के अंतर्गत आते हैं और ये जहाँ से उसका उच्चारण स्थान जो है वो हमारा तालु है। जब हम च, छ आदि बोलते हैं तो हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है। ट से लेकर के न तक ये ट वर्ग कहलाता है और इसका जो उच्चारण स्थान है ये मूर्धा है, यानी कि कंठ और जीभ तालु के मध्य का भाग है, इसीलिए ये मूर्धन्य है। उसके पश्चात त, थ, द, ध, न ये ट वर्ग कहलाता है और इसके उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दांत है। उसके पश्चात प, फ, ब, फ, म ये प वर्ग के अंतर्गत आते हैं और प बोलते समय हमारे दोनों ओठ जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी कि प, फ, ब, भ,
म, इसमें हमारे दोनों ओठ जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस तरह से स्पर्श व्यंजन के विभिन्न वर्ग और उच्चारण स्थान इस तरह से इसको वर्गीकृत किया गया है। इसके पश्चात जो व्यंजन का जो दूसरा भाग है वो है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ, स्थ का मतलब होता है स्थित, अंतःस्थ यानी कि बीच में ये व्यंजन स्थित है, ना ये स्पर्श है व्यंजन है, ना ये ऊष्म व्यंजन है, ये अंतःस्थ है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है, यानी कि ना ये स्वर है ना ये व्यंजन है, ये मध्य की तरह इसका उच्चारण होता है, यानी कि उच्चारण में जीभ विशेष सक्रिय नहीं रहती है। तो इस तरह के व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजन कहा गया है। इसका दूसरा नाम अर्ध स्वर भी है, जैसे य, र, ल, व। यह बोलते समय अ भी आ रहा है, ये स्वर भी ना, ये पूरी तरह स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, बल्कि इन दोनों के ये मध्य सा लगता है, बीच का सा उच्चारण लगता है, य, र, ल, व। इसीलिए ये 4 व्यंजन जो है अंतःस्थ के अंतर्गत माने गए हैं। उसके पश्चात व्यंजन वर्ण का तीसरा भाग ऊष्म व्यंजन है। जैसे कि ऊष्म नाम से ही सभी को पता है, इसका अर्थ है गरम। गरम यानी कि जिन वर्णों पे उच्चारण करते समय मुख से हमारे गरम हवा बाहर निकलती है उनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। या फिर जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। ऊष्म का अर्थ गरम है। ये भी 4 वर्ण है, श, श, स, ह। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं कहीं ना कहीं से हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, इस तरह से इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। इस तरह से व्यंजन के 3 भेदों को हमने पढ़ लिया। हमने स्वर पढ़ लिया, व्यंजन स्वर के साथ स्वर के भेद को जान लिया, व्यंजन पढ़ लिए, व्यंजनों के 3 भेदों को भी जान लिया है। अब हिंदी वर्णमाला हमारे सामने स्वर और व्यंजन को मिला करके हमारे सामने हिंदी वर्णमाला तैयार है और इसमें जो कुल वर्ण है ये फिर स्पष्ट हो गया है कि इसमें 52 वर्ण हैं। 11 स्वर जिसमें अनुस्वार और विसर्ग को भी मिला दिया गया है, 33 व्यंजन है और उसके अलावा ढ संयुक्ताक्षर 4 है, ड और ढ, र जिसको द्विगुण व्यंजन कहा गया है। तो इन सभी को मिलाकर 52 व्यंजन होते हैं। तो और एक बार देख लेते हैं हिंदी वर्णमाला में कैसे इसको विभक्त किया गया है। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ, औ ये 11 स्वर है। उसके बाद अंग और अ जो कि अंग अनुस्वार है, अ विसर्ग है, इसको भी एक एक करके मान लिया है। 11 फिर एक अनुस्वार एक विसर्ग। उसके बाद व्यंजन वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, छ, छ, ज, छ, न्य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, फ, म ये 25 स्पर्श व्यंजन, जैसे हमने पहले भी इसको पढ़ा। तो ये स्पर्श व्यंजन 25, उसके अलावा य, र, ल, व जो कि अंतस्थ व्यंजन थे ये 4, श, 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 ह ऊष्म व्यंजन जिसको हमने पढ़ा ये 4 और संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 और डैरा और ढैरा ये द्विगुण व्यंजन है, 2 बार इसका प्रयोग होता है, 2 और डैरा और ढैरा, तो ये इसको भी 2 मान लिया है। और इस तरह से कुल मिला करके 52 वर्ण हमको हिंदी वर्णमाला में मिलते हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 है। स्वर और व्यंजन के अलावा भी व्यंजन वर्णों में कुछ इस तरह से व्यंजन वर्णों का प्रयोग हुआ है, 2 व्यंजनों का मेल हुआ है जिसको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों के अलावा भी व्यंजन
गुच्छ का भी उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है जिसमें दो वर्णों का संयुक्त हुआ है। जैसे क के साथ अगर ख मिल जाता है तो वो क ख मिलकर के मक्खी आदि जैसे शब्द बनते हैं। आधा क और त का मेल अगर होता है तो कर्ता बनता है और उससे भक्त भक्ति आदि शब्द बनते हैं। छ और छ को संयुक्त हो जाता है, ये वर्ण भी मिल जाते हैं तो छ कहलाते हैं और अच्छा आदि शब्द बनते हैं। ज और य को भी अगर मिला दिया ज तो इस तरह से राज्य आदि शब्द बनते हैं। ज और व ज्व से ज्वाला आदि शब्द बनते हैं। तो संयुक्त अक्षर के अलावा इस तरह से कुछ व्यंजनों दो व्यंजनों के संयुक्त को भी उसको भी व्यंजन गुच्छ कहा गया है। अनेक उदाहरण इस तरह से हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं हिंदी भाषा में। आगे इसके अलावा कुछ द्वित्व व्यंजन को भी हम पढ़ेंगे। जब एक ही व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या है? जब एक ही व्यंजन ध्वनि दो बार एक साथ आ जाए तो उसे व्यंजन द्वित्व कहते हैं। यानी जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर में क्षत्र ज्ञश्र ये चार थे। व्यंजन गुच्छ में व्यंजनों के साथ अन्य व्यंजनों का मेल होता है तो व्यंजन गुच्छ है। इसमें अगर एक ही व्यंजन का बार बार एक बार से अधिक बार प्रयोग हो रहा है तो वह द्वित्व व्यंजन, एक बार से दो बार प्रयोग हो रहा है, द्वित्व का मतलब दो बार प्रयोग हो रहा है तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क का अगर दो बार प्रयोग हो गया तो क का यानी चक्की, ज यानी ज से सज्जा शब्द बना, ड से गुड्डा, द से भद्दा, ब से गुब्बारा, च से बच्चा, ट का योग हो गया तो पट्टी, त से पत्ता, न से पन्ना, ल से दिल्ली। इस तरह के दो व्यंजनों का मेल होने से, एक जैसे व्यंजनों का मेल होने से व्यंजन द्वित्व बनते हैं और उससे भी बहुत सारे शब्द हमको मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो इसी के साथ स्वर और व्यंजन आप लोग को सभी को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने किन किन बिंदुओं पर बात की है? भाषा, वर्णों के भेदों के अंतर्गत स्वर और व्यंजन वर्ण, स्वर के तीन भेद किए, ऋष्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक स्वर हमने पढ़ा। उसके बाद व्यंजन के हमने तीन भेद किए, अंतस्थ व्यंजन और अंतस्थ अयोगवा को भी हमने पढ़ा। व्यंजन के जो हमने तीन भेद किए हैं उसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और उसके बाद हमने संयुक्ताक्षर, उसके पश्चात हमने व्यंजन गुच्छ और द्वित्व व्यंजन को हमने पढ़ा। इस तरह से हमने बहुत सारे बिंदुओं पर इस पर हमने चर्चा की। अब कुछ आप लोगों के सामने प्रश्न अभ्यास है, इनको घर में अभ्यास करने से और अधिक हमें जानकारी मिल जाएगी और अधिक हमारे सामने ये बातें अच्छे से पता चल जाएगी। तो पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान, जिसको एक एक वाक्य में आप सवालों का जवाब दे सकते हैं। हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी के ऋष्व स्वर कौन से हैं? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक किसे कहते हैं? हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कौन से है? हिंदी में ऊष्म व्यंजन कौन से है? हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण हैं? और उसके बाद डैरा, ढैरा, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र से तीन तीन शब्द आप लोगों को बनाना है। इसके अलावा कुछ सहायक पुस्तकों के नाम भी आपको दिख रहे होंगे, उन पुस्तकों की मदद ले सकते हैं और कुछ स्रोत का भी आप लोग सहारा ले सकते हैं। जैसे YouTube में जा सकते हैं, लिंक में जा सकते हैं और इस तरह इन लिंकों में ई पाठशाला आदि, इस पाठशाला में जा कर के YouTube में जा कर के भी कुछ वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं जिसमें स्वर, व्यंजन और हिंदी वर्णमाला के बारे में बहुत सुंदर से विस्तार से बताया गया है।